जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। तार साहब आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट खबर है कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कहा है कि वो फ़ौजी जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे उनका कोर्ट मार्शल होगा। ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली ऐसे आता नहीं है कि फ़ौज को जिसका अपना एहतसाब का एक सिस्टम है, वो एहतसाब करते हैं, अपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी करते हैं। लेकिन एक जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। दूसरा तार साहब हमें ये भी बताते जाएं कि डॉक्टर जयशंकर कल ही गए हैं अमेरिका से। एक जो है वो कह रहे हैं, उन्होंने तो जो इंडियन कम्युनिटी से बात, डियास्पोरा से बात की, उन्होंने कहा जो आ रहा है वो उसको आप अभी समझ भी नहीं पा रहे कि ताल्लुकात हमारे किस तरह के हैं अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात के हवाले से। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी पहले हम डील किया करते थे, अब हम वर्क कर रहे हैं अमेरिका के साथ। वी यूज्ड टू डील ईच अदर बट नाउ वी आर वर्किंग। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? ज़रा काइंडली ये जो आप अक्सर कहा करते थे कि आर्मी चीफ ही अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, आप आसिम मुनीर पे ही ट्रस्ट करते हैं और चीफ जस्टिस पे करते हैं, तो वो आज बात आ गई है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आपको लगता है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी? शीमा साहब, मेरी नजर में मेरा बहसीते एक पाकिस्तानी और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। अब उस पे मैं आगे मैं बात करना चाहूंगा, अपने एनालिसिस में ये चीज इसको मैं प्रूव करूंगा। आज एजेंसियों की रिपोर्ट ये आ रही है कि सिर्फ कराची शहर के अंदर आपका जो रूलिंग माफिया है उनकी बेसमेंटों में $50 मिलियन से ज्यादा कैश पड़ा है। ये आज एजेंसियों की रिपोर्ट। और जिस घर पे बड़े बड़े शहरों पे डॉलरों के लिए छापा मारा जाता है, वहां से अरबों अरबों रुपए निकलते हैं। मशीनों के जरिए हफ्ता हफ्ता लगता है उन नोटों को गिनने के लिए। ट्रकों पे वो करेंसियां लेके जानी पड़ती है। अगर आप बड़े शहरों में बात करें, जिस तरह जिसको टोयोटा V8 कहा जाता है, लैंड क्रूजर, तो वो मक्खियों की तरह उड़ रही है। आप यू आर नॉट अ पुअर कंट्री एट ऑल। 1000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरानी स्मगल शुदा तेल बिक रहा था। 1000 पेट्रोल पंप बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। फिर जब पिछले मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि जब मैं स्मगलिंग के खिलाफ जाने लगता था तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये कहते थे कि करप्शन पे हाथ ना डालो, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और मैं आपको मैं ये बता रहा हूं कि जिस तरीके से आपकी रूलिंग एलीट प्रॉपर्टियां खरीद रही है बाहर, इसमें नजर आ रहा है कि आप गरीब मुल्क नहीं है। आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप करप्ट है। यू आर करप्ट टू योर कोर। करप्ट टू योर कोर कहते हैं ना कि आपके बोन मैरो में करप्शन घुस चुकी है। ये हालात है। और इन सर्कमस्टांसिस में आपका सिविलियन सेटअप इज कंप्लीटली फेयर। अब उसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि आपके वुजरा आजम कह चुके हैं, जिसमें दो लोगों की मैं बात रिसेंटली कोट करूंगा, खाकान अब्बासी साहब और शबाज शरीफ साहब, कि सिविलियन सेटअप इज फेल। और वो प्राइड से कहते रहे कि हमें फख्र है एस्टेब्लिशमेंट के। तो इन सर्कमस्टांसिस में ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, हमने पिछले सेगमेंट में भी बात की थी कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो सूबों के वजीर आला के साथ बैठकर एपेक्स मीटिंग्स कर रहे हैं। और मैं ये बता, आज भी इस चीज पे ये मुझे इस पे यकीन है, इस बात पे, कि पाकिस्तान की अच्छाई या बुराई अगर कर सकता है तो आर्मी चीफ कर सकता है। और आसिम मुनीर, सैयद हाफिज आसिम मुनीर से बेहतर आर्मी जनरल कोई ऐसा नहीं हो सकता जो डिलीवर करने का की विल रखता हो। अब उन्होंने क्या हुआ है, मैं इसके पीछे इसके और सपोर्टिंग आर्गुमेंट है। नैब का जो नया चेयरमैन बनाया जा रहा है, सर्विंग आर्मी जनरल, नॉट अ रिटायर्ड आर्मी जनरल, सर्विंग आर्मी जनरल। और दूसरा ये है कि उन्होंने पिछले महीने मेरे ख्याल में कुछ मेजर जनरल्स को प्रमोट करके उन्होंने उनको प्रमोट भी किया है, अपनी टीम भी स्ट्रॉन्ग कर रही है। उन्होंने ISI के हेड को नहीं छेड़ा है। दे आर गुड वर्किंग रिलेशन। प्रोसेस जारी है, लेकिन मुझे उसकी स्पीड पे एतराज है। स्पीड तेज, अकाउंटेबिलिटी। और जब तक इन लोगों को करार वाकई सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ये ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी, मैं कहता हूं इससे बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए और क्या होगी
कि आपके तोरखम बॉर्डर पे और जितने बॉर्डर के ऊपर आपके जो मलेशिया काम करती है और आपके जो लोग काम करते हैं, जो कि मेरे अंदाजे में 3-3 4-4 महीनों में करोड़पति हो जाते हैं, ये दुनिया को पता है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर देखा जाए, मैं कल एक बीबीसी की और डीडब्ल्यू की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि किस तरीके से स्मगल शुदा सामान पाकिस्तान में आता है, किस तरह वो अफगानिस्तान पहुंचता है, गाड़ियों के पार्ट से लेकर शैम्पू साबुन तक स्मगल होकर आ रहा है, और किस तादाद में आ रहा है, कंटेनर्स के हिसाब से आ रहा है, कंटेनर्स के हिसाब से। थोड़ी ये नहीं है, कई जगहों पे तो बताया जाता है ना कि बलूचिस्तान इधर उधर वो जी गधों पे और ऊंटों पे रख के लेके आ रहे हैं, नहीं, वो कंटेनर्स में आ रहा है अफगानिस्तान से सामान। आपका क्या ख्याल है, कंटेनर इतना कुछ चिमटी तो नहीं होती ना कि वो छुप के निकल गई है, तो मर्जी से आ रही चीजें। तो मैं वो बताना ये चाह रहा था कि आपको देखें, मैं जो मेरी ख्वाहिश है, मैं समझता हूं कि ट्रेड किया जाए, बजाय स्मगलिंग के ट्रेड किया जाए, जनरल मैसेज को उसका फायदा हो, गंदम स्मगल ना की जाए, गंदम ट्रेड की जाए, चीनी स्मगल ना की जाए अफगानिस्तान, चीनी बेची जाए, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाए और ऑन बुक्स की जाए। हम आपका चीनी माफिया जो कि सारा नेशनल असेंबली में बैठा है और रिश्तेदार हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो जो बार बार आपसे सब्सिडी भी लेते हैं और चीनी स्मगल भी करते हैं। पहले चीनी स्मगल करके बाहर भेज देते हैं, फिर महंगी करके इंपोर्ट कर लेते हैं। पर इन चीजों को, माफियाज के खिलाफ खड़ा होना, और किसी दूसरे इंसान के पास इसकी सलाहियत नहीं है सिवाय आर्मी चीफ के, और वो भी आर्मी चीफ ऐसा हो जिसका जो बाकिरदार हो और जिसकी विल हो। और मैं इस चीज पे मुझे सख्त यकीन है कि अगर सैयद आसम मुनीर इज नॉट एबल टू डिलीवर इट, देन मेरे ख्याल में मुश्किल है कि आने वाले सालों में ये किसी तरीके से कोई भी पाकिस्तानी, मैं ये ब्रिटिश रूलिंग एलीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी सिटीजन की बात कर रहा हूँ, फिर बड़े अरसे बाद कोई ऐसा इंसान पैदा होगा जो ये सलाहियत रखता हो कि पाकिस्तान को ठीक किया जा सके। और मैं समझता हूँ ये बहुत खुशखबरी, बड़ी अच्छी बात है। मैं कल किसी ने मुझे पूछा, बात की, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान, बल्कि कल किसी ने बात की थी इनडायरेक्टली हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब से, कि आप श्रीलंका और बांग्लादेश को हमेशा रेस्क्यू करते हैं उनके फाइनेंशियल क्राइसिस में, इफ द पॉइंट कम्स अप वुड यू डू इट फॉर पाकिस्तान। तो मुझसे किसी ने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो मैंने उसके जवाब में कहा था कि आप भारत से इमदाद की बात करते हैं, मैं तो ये चाहता हूं आईएमएफ भी आपको पैसे ना दे, क्योंकि वो पैसे तो पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है, वो तो सिर्फ आपके रूलिंग एलीट का जेब खर्चा है सारा, लंदन और टोरंटो का। कभी पहुंचे हैं किसी जिसके लिए वो बाहर से पैसे आते हैं? कभी फ्लड के पैसे पहुंचे हैं सिंध में? कभी जल्जलों के पैसे आए पहुंचे? आपने तो कोविड के पैसे भी नहीं बख्शे, तो फिर ये बाहर से पैसे लेने का क्या मकसद है? और जो बेसमेंटों में डॉलर और पाउंड छुपा के रखे हैं वो निकाले ना पहले, फिर आईएमएफ से पैसे लें, फिर आप भारत से इमदाद मांगे। आपके तो बेसमेंटों में बहुत ज्यादा पैसा पड़ा, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में, 3 शहरों में। अगर आप अपने वैसे आजकल एक और भी बात हो रही, सुना लाकर भी स्कैन किए जा रहे, लाकर भी स्कैन किए होने चाहिए। 286-87 पे डॉलर आ चुका है, और मेरिकल है, मैं समझता हूं। आपके ब्लूमबर्ग ने भी कहा है कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग करेंसी है पिछले महीने की पाकिस्तान की करेंसी। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि ये अच्छाई की तरफ स्ट्रॉन्ग इसका स्टेप है। काजी फायज ईसा साहब ने भी वकीलों को जुर्माने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने भी अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है, और उनको चाहिए कि वकीलों को ना जुर्माने करें, जजों को भी जुर्माने करें जो लोअर कोर्ट्स में हैं। जो 4 अदालतें हैं बड़ी हाई कोर्ट्स की, उनको बुलाकर कहें कि आप ये डेटें ना दें प्लीज आगे। आप 56,000 केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन नीचे भी जो केसेस दूसरी कोर्ट्स में वो भी लाखों में है। तो वो अगर उनको चाहिए कि सारी चीजों को अब स्क्रीन करें। मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि मैं एक लॉयर बरादरी से हूं, लेकिन वकालत एक बदमाशी बन चुकी है। काला कोट पहन के जाके 4-4, 5-5 जो होते हैं वकील, वो गालियां निकालते हैं जजों को। मैंने बल्कि आजकल एक सख्त ड्रामा चल रहा है आपके ऊपर, मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि अगले दिन आपके एक वकील ने, एक सेनेटर ने थप्पड़ मारे एक दूसरे को, और एक जर्नलिस्ट है उसने बैठ के उनका मजाक उड़ाया है। इस वक्त हर जगह पे वो हो रही है चीजें। बल्कि मैंने ट्वीट किया था कि 3 इंस्टीट्यूशंस का जनाजा है ये। कौम को हंसने की बजाय रोना चाहिए, लेकिन सारी कौम एंजॉय कर रही है। आपके लेजिस्लेशन जो है, सेनेटर थे, उसको भी थप्पड़ पड़े हैं, और सुना ब्लैक बेल्ट है उसने भी मारा है, और दूसरा वकील है। मुझे समझ नहीं आती वो किस किस्म का वकील, अखलाकियात से तो बिल्कुल फारिग है बंदा वो। और तीसरे हमारे चौधरी साहब हैं, जवेद चौधरी साहब, और अफसोस के साथ जब भी थप्पड़ पड़े हैं उनके प्रोग्राम में पड़े हैं। चाहे फरदौस आशिक अवान ने थप्पड़ मारे हैं,
चाहे नईमुल हक ने थप्पड़ मारे हैं और चाहे ये मुरव्वत साहब ने मारे हैं, मुरव्वत साहब, लेकिन उनके प्रोग्राम में होते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को डरना चाहिए, उनके प्रोग्राम में जाने से पहले या तो हेलमेट पहन के जाएं, तो या फिर इज्तिनाब करें। लेकिन कौम एंजॉय कर रही है। अफसोस की बात यह, कौम एंजॉय कर रही है उसको। हालांकि पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया, पूरी दुनिया के इवन के ईरान के मीडिया ने भी दिखाया, देखो पाकिस्तानी झंडा मार रहे हैं एक दो। किसी जर्नलिस्ट ने टेक्निकली प्रूव किया है इस बात का कि जावेद चौधरी साहब अपनी रेटिंग इसमें, और वाकई मैं जावेद चौधरी साहब को मैं उनके प्रोग्राम को बड़ा सुनता हूं। उन्होंने उनके जो थे ना, उसकी पूरी वीडियो जो टोटो में चलाई है ताकि रेटिंग लो। बार बार ये कहते रहे कल सुबह के प्रोग्राम 9 बजे में मैं ये टोटा फलाना दिखाऊंगा, जो 2 थप्पड़ है वो शाम के 8 बजे दिखाऊंगा, और जो ठुड्डे हैं वो कल दोपहर को दिखाऊंगा। तो वो उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि उनकी रेटिंग ऊपर चली जाए। लेकिन पहले भी मुझे किसी ने कहा था कि पाकिस्तानी प्रोग्रामों पे जाने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि बिल्कुल ये मुर्गों की लड़ाइयों की तरह है। एक की आवाज नीची कर देते हैं और एक की आवाज ऊंची कर देते हैं, और फिर खुद साथ हंसते भी हैं जो एंकर होते हैं। लेकिन ये जर्नलिज्म का जनाजा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जर्नलिज्म है ही नहीं है पाकिस्तान में, एंटरटेनमेंट है ये। जो होता इसमें एनालिसिस कोई नहीं होता, मफरूजे होते हैं, एक दूसरे पे इल्जामात होते हैं, और लोगों को बुलाया जाता है एक दूसरे की तस्दीक करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक मैं इम्पोर्टेंट बात इस हवाले से भी करना चाहता हूँ, डॉक्टर जयशंकर का काइंडली थोड़ा बताइएगा। डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में थे, और अमेरिका के अंदर, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर एक जो है वो मूव आई। उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा जी कि एक वोट आया बेसिकली, और जिसमें ये कहा गया कि जो पाकिस्तान की जो डिफेंस असिस्टेंस है उसको बंद की जाए, जिसमें तार साहब हैरानगी के साथ जो वो मूव तो रिजेक्ट हो गई, लेकिन 298 लॉ मेकर्स जो हैं उन्होंने वोट मूव के खिलाफ वोट दिया। 132 लेजिस्लेचर्स ने मूव के हक में वोट दिया। एक तरफ अमेरिका के अंदर डॉक्टर जयशंकर किस तरह अपनी डिप्लोमेसी को लेके जा रहा है, डिफेंस डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कांग्रेस, हर जगह थिंक टैंक्स में कर रहा है, और हमारे खिलाफ कांग्रेस में 132 बंदे कहते हैं इनको जो है वो सजा दें, इनके खिलाफ बंद करें। डॉक्टर साहब, इसको क्या समझेंगे आप? हमारी लीडरशिप की कमजोरी है, हम अपना मैसेज नहीं दे सके। हम अमेरिका के तारड़ साहब पिछले 20 साल से इत्तेहादी हैं, हमने उनके साथ मिलके बहुत बड़ी एक जंग में शिरकत की है। हमारे इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपस में मैच करते हैं, टैक्टिकल लेवल पे डिफरेंसेस हमेशा रहते हैं। ये क्या है? हम इतनी, हमारी इतनी वीक डिप्लोमेसी क्यों है कि कांग्रेस में ये बिल भी आ जाए? मैं समझता हूँ ये बिल इटसेल्फ या मूव वोट इटसेल्फ इज एन इंसल्ट। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? आप तो समझते हैं कांग्रेस को। यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो टाइटल, मैं मिसाल देना चाहता हूँ आपके रिलेशनशिप की अमेरिका के साथ। सऊदी अरेबिया जो है वो डिफेंस ट्रीटी चाहता है अमेरिका के साथ, और उसको ऑफर उन्होंने क्या किया है सऊदी अरेबिया को अमेरिकन ने? उन्होंने कहा नॉन नेटो एलाई टाइटल देंगे हम आपको, जो कि मुझे लग रहा है कि सऊदी अरेबिया उसको डिक्लाइन करेगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में सिर्फ 3 या 4 मुल्क हैं जो नॉन नेटो एलाई हैं। पाकिस्तान का स्टेटस वो है, जिसको आप जिसकी ना कदर करते हैं ना आपको, क्योंकि आप किसी चीज में भी सीरियस नहीं है। किसी चीज में, मैं ये नहीं कहता कि आप फॉरेन पॉलिसी में, आप किसी चीज में भी नहीं सीरियस। आपकी कोई चीज, रेलवे, एयरलाइन, जुडिशरी, कोई भी चीज, किसी चीज में आप सीरियस नहीं। आप करप्शन में इस तरह एंगेज हैं कि आपको पता ही नहीं आसपास क्या पक रहा है, ये बिल्कुल नहीं पता, टोटली। अब मैं आजकल डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल कंपेन कर रहे हैं, हर जलसे में वो नाम ले रहे हैं। किस चीज का ले रहे हैं? कि मैं आते ही यूक्रेन की जंग 24 घंटे में बंद करा दूंगा, और मैं आपको दोबारा अफगानिस्तान की तरह शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। बार बार कह रहे हैं, बार बार इस कौम को याद कराते हैं कि जो शर्मिंदगी आपके अफगानिस्तान में हुई उसको दोबारा हम रिपीट नहीं होने देंगे। बल्कि यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, आपने जो 100 जितने कांग्रेसमैन की बात कर रहे हैं, आगे रिपब्लिकन अगर आए, आपको मजीद आप यू विल गो थ्रू सम स्क्रूटनी कि अफगानिस्तान से हम जब बेआब रूह के निकले थे, यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट, यू आर मूविंग इन द फ्यूचर। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो थोड़ी सी मैं डिप्लोमेटिक चेंज बता देता हूं। जो अब आपके अमेरिकन एम्बेसडर साहब हैं, वॉशिंगटन डीसी के अंदर ये बातें चल रही हैं कि आपके चाइना के साथ रिलेशनशिप दे आर गेटिंग कोल्डर, और ताइवान के हवाले से अमेरिकन दे आर गेटिंग एक्टिव अगेन इन दैट रीजन, और उसी वजह से आपके जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं, ही इज गेटिंग एक्टिव इन पाकिस्तान एज वेल इन द मीटिंग्स।
और उन सर्कमस्टांसेस में आप शुक्र करें ये चीजें बच गई हैं आपकी अभी तक, इस तरह की कोई, लेकिन आगे फ्यूचर में मजीद स्ट्रांग हो सकती है। तो ये आपका दर हकीकत आपके सुना है कि आर्मी चीफ साहब इज प्लानिंग टू कम टू यूएस एज वेल, ये भी एक बात चल रही है। लेकिन ये सारी चीजें अंदिया इसी चीज की है कि आपके रिलेशनशिप विद चाइना दे आर नॉट स्ट्रांग इन द वे इट्स सपोज्ड टू बी, और उसमें आप यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर प्लान बी नाउ, मेरे ख्याल में। अब देखें ये कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं है, लेकिन एक और भी थोड़ी सी बात है कि अगर बताया जाए अमेरिका भी एक स्टेप पीछे है टू बैलेंस द रिलेशनशिप विद वो जो भारत के साथ भी उनके वो चाहते हैं कि हम somehow they are changing their mind at the same time, जिसमें आप कनाडा की बातें भी कर लें, जिसमें कई चीजें इस वक्त हुई हैं, उसमें ये जो रिसेंट ट्रूडो का केस हुआ है, अल्टीमेटली दे आर द नेबर्स इन कनाडा, दे आर पार्ट ऑफ आई फाइव और लॉन्ग रिलेशनशिप है उनके साथ। तो कई चीजें इस वक्त जो है अंडर द ग्राउंड चल रही हैं जो सामने नजर नहीं आती, लेकिन वॉशिंगटन डीसी हैज डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेकुलेशंस लेफ्ट एंड राइट। लेकिन देखें आने वाले दिन क्या डिफाइन करते हैं। जयशंकर के हवाले से ताड़ साहब, जयशंकर साहब, देखिए मैं समझता हूँ जयशंकर साहब का दौरा फैंटास्टिक था। उस जयशंकर इज लाइक वॉशिंगटन डीसी इज होम टाउन आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो डीसीएम रहे, डिप्टी चीफ मिशन रहे, एम्बेसडर रहे, उनके रिलेशनशिप हैं। यहाँ पे वो मिले टोनी बिल्कन से, दूसरे एनएसए से मिले, फिर वो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मिले, हडसन इंस्टीट्यूट गए, वो काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स गए, फिर उन्होंने कल एम्बेसी के अंदर उन्होंने 2 इवेंट थे, उन्होंने डायस्पोरा कुछ 100-200 बंदा था जो डायस्पोरा से मिले, फिर उसके बाद उन्होंने कल एम्बेसी में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका, और फिर उन्होंने एक लंच किया, एक मीटिंग की जिसमें बहुत ज्यादा थिंक टैंक्स जो थे जिनको बुला के तो सबको मिले। मेरे ख्याल में जो इस वक्त भारत है, दे आर एंजॉयिंग द पीक ऑफ द रिलेशनशिप विद इंडिया। अगर इसमें कोई, और दूसरा मैं जो एक और भी बड़ी रीजन है, ना सिर्फ ये ताइवान एक रीजन है, बल्कि दूसरी रीजन ये भी है कि कोविड के बाद सप्लाई चेन जो है वो भी नहीं रिस्टोर हुआ अभी पूरे तरीके से, और जो दुनिया के सीईओज हैं ज्यादातर कंपनियों के, वो ये समझ चुके हैं कि हमने सारे अंडे चाइना के बास्केट में डाल दिए थे, अब वहां से वो कारोबार निकाल के तो वो लेके जा रहे हैं वियतनाम और उसमें मलेशिया में और बांग्लादेश में और इंडिया में। तो इंडिया उसमें, क्योंकि दे हैव एजुकेटेड यूथ और टेक्निकल यूथ और आईटी सेवी यूथ, तो उसकी वजह से उनके पास लेवरेज है। जो चाइना से बिजनेस निकलता है वो इंडिया को भी एक ऑप्शन लेता है, तो उस वजह से मैं बल्कि आई वाज सरप्राइज, मैं एक रेस्टोरेंट में गया अगले दिन वर्जीनिया में एडजॉइनिंग टू वॉशिंगटन डीसी, तो वहां पे तकरीबन आधे लोग जो थे वो दे वर फ्रॉम इंडियन डिसेंट, और सारे टूरिस्ट थे, विजिटर थे जो जयशंकर साहब के साथ आए थे मुख्तलिफ वफूद की शक्ल में जर्नलिज्म के हवाले से। लेकिन ये कि आजकल हालत ये होती है जिस तरह पहले कभी जापानीज की होती थी, कभी इजराइल की होती थी, कि जब उनका कोई बंदा टाउन में आता था तो आधा टाउन वॉशिंगटन डीसी जो होता था उनके नेशनल लोगों से भर जाता था। आजकल जब भारत से कोई आते हैं लोग तो वॉशिंगटन डीसी में इस तरह ही लगता है कि सारा भारत ही साथ उनके आ गया। तो ये एक चीज बिल्कुल नई मैं नोट कर रहा हूँ, और यही होता है क्योंकि इन्फ्लुएंस है इस वक्त उनका। और मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ, वॉशिंगटन डीसी की 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की, इंडियन अमेरिकन की। इस वक्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2 जो है रिपब्लिकन पार्टी के, वो इंडियन अमेरिकन है। तो आप इस वक्त इंडिया मेरे ख्याल में दे आर अबव द इजराइल एट राइट नाउ, और दे आर एंजॉयिंग इट। लेकिन इसमें ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये भी बात चल रही है कि अमेरिका डजंट वांट टू पुट ऑल ऑफ देयर एग्स इन इंडियन बास्केट एट द सेम टाइम। ये भी एक बात चल रही है जिसके बारे में उसका मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट है, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर, जो फॉरेन अफेयर जो मैगजीन, उसमें किसी ने आर्टिकल लिखा था कि कैन इंडिया डिलीवर अगेंस्ट चाइना। तो ये भी एक लोग सोचते हैं अमेरिकन कि क्या हम जो इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं भारत से वो डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। बिल्कुल ताड़ साहब, बिल्कुल ये डिलीवर कर पाएगा नहीं, एक डेफिनेटली क्वेश्चन है। ताड़ साहब, कल एक वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आया, मैं चाहता हूँ उस पर आप थोड़ा कमेंट करें, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि ये कहा जा रहा है कि जी एक सबसे बड़ा जो एक हिंदू टेम्पल है अमेरिकन सॉइल के ऊपर वो आप बन रहा है, और पिछले सुना है कि 12 साल से लगे हुए हैं और करोड़ों रुपए लग गए और मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं उस पर।
व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, क्या ज़रूरत है? क्या आप समझते हैं कि दिस इज़ अ साइन ऑफ द इंडियंस आर एक्सपैंडिंग? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? मैं चीमा साहब आई वाज सरप्राइज्ड, बल्कि मैं खुद विजिट करना चाहूंगा उस मंदिर को। एक तो मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि मैं आई एम फैसिनेटेड बाय हमारा जो इंडियन हिस्ट्री के साथ। मैं इंडियन हिस्ट्री में, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ यार, उसको मुसलसल पढ़ता रहता हूँ। अशोका सिविलाइजेशन है, गुप्ता सिविलाइजेशन है, इन चीजों के बारे में ऑलवेज आई हैव एपेटाइट टू डू इट। इंडस इंडस जो सारी सिविलाइजेशन है उसके बारे में। और मुझे, मैं जाके खासकर इसका आर्किटेक्ट जो है, अमेजिंग आर्किटेक्ट। कल वॉशिंगटन पोस्ट ने जो आर्टिकल लिखा है, 12 साल से इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। रॉबिन्सविल न्यू जर्सी के अंदर ये मंदिर बन रहा है, 183 एकड़ लैंड के ऊपर, 183। 12,500 लोग इसको मिलके बनाते रहे हैं। वॉलंटियर करने लोग आते थे, कोई 2-2 साल रहते थे, वॉलंटियर करते थे, कोई 2-2 3-3 दिन रहते थे। स्वामी नारायण जो है वो ये उस सेक्ट का है। तीसरा ये मंदिर है, उनके 2 मंदिर पहले ऑलरेडी, एक गुजरात में और एक न्यू दिल्ली में है। अमेजिंग। मैं समझता हूं कि उसका जो आर्किटेक्ट है इज वर्थ सीइंग इट। मैं चाहता हूं मैं जाके देखूं उसको कि उसके अंदर किस तरीके ह्यूज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उसका। और भारत के बाद कहते हैं किसी सॉइल के ऊपर सबसे बड़ा मंदिर है। दिस इज व्हाट द क्लेम इज। अमेजिंग। और मैं ये हैरान हूं कि किस तरीके से लोगों ने वॉलंटियर करके उस चीज को कर रहे हैं। 12 साल से बन रहा है। ऐसा ह्यूज अचीवमेंट मैं समझता हूं कि फॉर हिंदू रिलीजन और फॉर अ कम्युनिटी इट्स अ बिग अचीवमेंट मैं समझता हूं। लेकिन ये नजर आता है कि व्हाट इज देयर इन्फ्लुएंस इन अमेरिका और हाउ डिटरमिन्ड दे आर। ये चीजें नजर आती हैं और मैं हैट्स ऑफ टू देम। मेरे ख्याल में करना चाहिए। पहले यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि टर्किश जो है, टर्किश जो लोग हैं वो यहाँ पे वो भी मस्जिदें बनाते हैं अपने टर्किश स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन से। बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिदें यहाँ बनाते हैं। बल्कि आपको शायद इस्लामिक सेंटर बड़ा देखने वाला है जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। कभी सुना है शाह ईरान ने उसको बना के जमीन खरीद कर डोनेट किया था। तो यही खूबसूरती है अमेरिका की, द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें कोई शक नहीं है। मैं अमेरिका के अंदर सऊदी अरेबिया से ज्यादा अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एंजॉय करता हूँ। और यही खूबसूरती है अमेरिका की कि वी डोंट हैव एनी बाउंड्रीज और रिस्ट्रिक्शंस टू फॉलो। और मैं समझता हूँ कि इसको कल वॉशिंगटन पोस्ट ने रिकॉग्नाइज किया, इस पे आर्टिकल लिखा। द स्टोरी एंड आर्टिकल वाज वर्थ रीडिंग अबाउट इट एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। डॉक्टर साहब, थोड़ा कनाडा पे मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ। क्या देखते हैं, ऐसे लगता है जिसे वो साढ़े पंजाबी कहते हैं झग बह गई है। देयर इज़ नथिंग न्यू विच इज़ कमिंग। और हर बंदा यही कह रहा है कि जो वेस्ट है वो एक्सपोज हो गया है बिकॉज ऑफ कनाडा। और इंडिया ने जो असर्ट किया है उसकी जो असर्शन है उसको अमेरिकन ने ओन कर लिया है। अमेरिकन इंडिया के साथ जो है वो प्राइवेट में बात करना चाहते हैं, पब्लिक में नहीं करना चाहते। ये जो अभी जयशंकर को इतने ज़्यादा सवालात किए गए अमेरिका के अंदर, कुछ खास निकला नहीं है, या अमेरिकन प्रेस बड़ी साइलेंट है। अमेरिकन प्रेस नॉर्मली बड़ा बोलती है, लेकिन अमेरिकन प्रेस में लगता है कोई तिड़-छिड़ नहीं रही। वरना जिस तरह वो सऊदी अरब के खिलाफ उठे थे, एक महाज लग गया था जी, वो फलां बंदा कत्ल हो गया जी, ये हो गया। तो लेकिन अमेरिकन प्रेस क्या आप समझते हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, या वो इंडिया वो और अमेरिका के ताल्लुकात इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो अब बैशिंग भी नहीं हो सकती? कनाडा तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको कैसे देखेंगे? चीमा साहब, मेरे ख्याल में जिस तरह मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूँ, अब कंट्री अपने मुफाद के बेस पे चीजें करते हैं। और अब जर्नलिज्म खत्म हो चुका है। ये मीडिया एंटरप्राइज है, वो भी सिर्फ अटैच है विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो उसमें आके आपने बिल्कुल सही कंपैरिजन किया है कि अदनान खशोगी के केस को जिस तरीके से इन्होंने अपना ह्यूमन राइट्स का एक इशू बनाया था, इसको बिल्कुल टच ही नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे ही बात है जिस तरह 6 जनवरी का तो इन्होंने इनकलाब का करके तो रिपब्लिकनों को उड़ा दिया है, लेकिन जब ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा ने व्हाइट हाउस पे अटैक किया था तो कोई अरेस्ट ही नहीं हुई थी। इस वक्त रोजाना लूटते हैं, कभी एप्पल स्टोर्स को कुछ करते हैं। अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो पुलिस वाले को फौरन फायर कर दिया जाता है, पुलिस को उसके ऊपर केस बना दिया। बिल्कुल उसी तरह ये भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैं कनाडा के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, जस्टिन ट्रूडो डर गए हैं। उन्होंने स्टेटमेंटें ऐसी अब देनी शुरू कर दी है कि अपने बैक फुट पे है। दूसरा, मैं आपको एक और चीज शुरू में ये कहता था
कि चीमा साहब कोई दूसरी खबर आएगी तो इसके बाद ये दब जाएगी, खत्म हो जाएगी। और दूसरी खबर आ गई थी, वो 98 साल का जो उन्होंने यूगोस्लावियन सिटीजन जिसको उन्होंने बुला के अपने ईवान के अंदर तो क्लैपिंग की थी और बाद में उस पे स्पीकर को रिजाइन देना पड़ा, उनका पहला केस खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि वी आर नॉट सीरियस, हम अपना होमवर्क नहीं करते। हम जो वो बिल्कुल केस झूठा नजर आना शुरू हो गया था जो वो निजर साहब का था। दूसरा, ऐसी स्टेटमेंटें आई कि भारत ने ये प्रूव कर दिया था कि निजर इज ही वाज एन एसेट टू द इंटेलिजेंस, और उसके लड़के की भी कुछ स्टेटमेंट निकल आई थी कि मेरा बाप जो है वो कैनेडियन इंटेलिजेंस के लोगों को हफ्ते में 2-2 दफा मिलता था। तो ऐसी चीजों से आके सारी चीजें पोल्यूट हो चुकी थी। जस्टिन ट्रूडो के गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी, बल्कि अब वो तो मेरे ख्याल में अगला इलेक्शन भी नहीं जीत सकेगा। लेकिन दिस हैज प्रूवन कि इफ योर इकोनॉमी इज स्ट्रांग, यू आर स्ट्रांग। ये बात अब बातों से नहीं है, करेंसी और आपकी मार्केट में प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। और जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ा कि भारत इज 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, और उनकी जो इस वक्त यूक्रेन के हवाले से जो उन्होंने साउथ चाइना की उन्होंने इम्पोर्टेंस से बात की है, उसमें भी उन्होंने कहा कि दर हकीकत उन्होंने यही कहा कि अमेरिका को जरूरत है इंडिया की, और उसके बाद वी आर नोवेयर, यू आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर। लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसमें इंडिया लुक विक्टोरियस, चाइना लुक डिफीटेड, कनाडा लुक डिफीटेड, और दूसरा उनके हालात एक इकोनॉमी वैसे खराब थे। आज उन्होंने एक और नया काम किया है, आज इलॉन मस्क भी उनके पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने कनाडा में एक नई खबर आई है कि जो लोग ब्लॉगर हैं, जो लोग ब्लॉग बनाते हैं, वो भी अपने आप को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराएं। तो पहले वो जो कहते थे कि दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बिलीव करते हैं, आज उन्होंने वो करके अपना वो भी कंट्राडिक्ट कर दिया है। आज सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक आज मीडिया हमारा यहाँ पे यही कह रहा था, ये किस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि निजर साहब को और पॉलिटिकल असाइलम वालों को कह देते हैं कि दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन अब ब्लॉगर हैं उनको कह रहे हैं कि रजिस्टर कराएं अपने आप को, तो हम आपको ब्लॉग नहीं बनाने देंगे। सो बेसिकली कैनेडा इज नॉट इन अ गुड शेप इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एट द सेम टाइम। लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, मुसलसल भारतीय जो खासकर सिटीजन है, मुसलसल वो पहले ही यहाँ से कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं हुए थे, वो बेच के अपनी प्रॉपर्टियां और एसेट्स भारत शिफ्ट हो रहे थे। मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ, दे आर मूविंग बैक टू इंडिया। मैडम बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, देखते हैं क्या होता है इस हवाले से। लेकिन जो नज़र आ रहा है, वो जो वेस्टर्न प्रेस से नज़र आ रहा है, वो जो केस है कनाडा का, उसको उस तरह अमेरिकन ने वो नहीं किया। इवन कि ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, इवन कि एलन मस्क इज ऑल्सो ट्रूडो पे हमले कर रहा है। सो इस वेस्ट इज कम्प्लीटली इन अ डिफरेंट शेप। एनी हो, थैंक यू वेरी मच सारे डॉक्टर साहब, सर इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।